कुछ सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल जरदारी के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कारकुनों को आम इंतखाबात के लिए अब तैयारी करनी है और ये तैयारी की हिदायत उन्होंने कर दी है और तकरीब से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि आपस के इख्तलाफात अब ख़त्म करके तैयारी करें। बिल्कुल ऐसे और इंतखाबात उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद क्या कहा है, पहले वो सुना देते हैं। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीम को अब से अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। कराची के अवाम जान चुके हैं कि अगर हमने कराची को बचाना है, हमने पीटीआई को भगाना है, तो अगर हमने इन सब को भगाना है तो हमारा कराची को बचाने के लिए एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीटीआई के शक्ल में एक नया MQM सामने आया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला किया वैसे ही इंशाल्लाह ताला आप पीटीआई को इस सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। हमने बड़े बड़े कुव्वतों का मुकाबला करना है और अगर हमने उनका मुकाबला करना है तो हमारा आपस में जो इख्तलाफात है उसको साइड पे रखना पड़ेगा। तो आपने पीपी चेयरमैन की गुफ्तगू सुनी है। उधर अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इन दिनों सियासी महाज पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक उन्हें सदमे का सामना करना पड़ रहा है और आज़ाद कश्मीर में बदतरीन शिकस्त के बाद सियालकोट ज़िमनी इंतखाब में भी अपनी सीट हाथों से उनके फिसल गई, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी आप कह लें कि अपोजिशन जमात के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये उम्मीद की जा रही थी कि 10,000 की लीड से तो मुस्लिम लीग नून जीत रही होगी, ये दावा किया जा रहा था लेकिन ये दावे धरे रह गए और मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज मुस्तरद तो कर दिए हैं, एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान तो कर दिया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और जो पार्टी के कायद हैं नवाज शरीफ, उनकी तरफ से इस मामले पर मुकम्मल खामोशी है। अच्छा, अगर हम दूसरी जानिब देखें हमजा, तो ज़रा ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नज़रअंदाज करने पर शहबाज शरीफ जो हैं वो सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने पार्टी सदारत छोड़ने की धमकी दी है। और सियासी ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग को 2 बयानियों की सियासत से शदीद इस वक्त नुकसान पहुँच रहा है और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने भी नून लीग में 2 बयानियों की कन्फ्यूजन का एतराफ़ किया। उनका कहना है कि इस कन्फ्यूजन से दुरुस्त बयानियाँ लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सारी सियासी सूरत हाल जो है इस पर हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। पीपल्स पार्टी कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रही है। हम देखते हैं बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने कारकुनान को तैयारी के लिए हिदायत भी दे रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब 2 साल अभी आम इंतखाबात में रह गए हों तो कबल अज़ इंतखाबात के आप समझते हैं कि हो सकते हैं? देखिए, बिलावल साहब ने ये नया बयान जारी किया है। इससे पहले जब पीडीएम बनी थी तो ख्याल ये था कि हुकूमत के खिलाफ एक कैंपेन के नतीजे से इंतखाबात जो हैं वो वक्त से पहले हो जाएंगे, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पीडीएम की बर्बादी हुई है और वो उसके हिस्से बखरे हुए हैं, उसने वो उम्मीद जो है वो तो अब बाकी नहीं रही है कि अपोजिशन इतना प्रेशर बिल्डअप करने जा रही है कि हुकूमत अगली इलेक्शन पे मजबूर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो दूसरे दीगर मसाइल हैं, उनमें अब पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में बेहतर होती जा रही है। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसे आसार जो हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ की गमाती नहीं करते। दूसरी बात जो ये है कि क्या 2023 तक इंतजार करेगी अपोजिशन? नहीं, मेरे ख्याल से ये हल्ला गुल्ला लगा रहेगा मुख्तलिफ सतह के ऊपर। पीडीएम भी रीएक्टिवेट हुई है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है या नहीं है, ठीक है। तो आसान सेलिंग नहीं होगी ये इमरान खान साहब के लिए। जो बाकी के 2 साल हैं उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस के एतबार से, उनकी गवर्नेंस के एतबार से अपोजिशन की तरफ से उनके ऊपर जो तनकीद की बारिश जो है वो जारी रहेगी। तो ये कंफर्टेबल सेलिंग तो नहीं होगी, लेकिन मेरा नहीं ठीक है। लेकिन बुखारी साहब, नून लीग इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है? अगर हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब हो सियालकोट का, वो भी हमने देख लिया, शिकस्त का सामना करना पड़ा। बातें सामने आ रही हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, 2 बयानिए खुल के सामने आ रहे हैं। तो अब ये जो बात हो रही है कि जी कि हम कोई एहतजाज करेंगे, तो क्या ये सिर्फ फेस सेविंग की जा रही है नून लीग की जानिब से? गुजारिश है कि लम्हा फिक्रिया तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए है कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बाद फिर सियालकोट की सीट जो उनकी सियासत का गढ़ है, हाँ जी, जहाँ से वो तमाम सीटें जीतते थे, वहाँ से उनका हार जाना जो है, इसके लिए मेरे ख्याल से उन्हें फैक्ट फाइंडिंग भी करनी चाहिए और पूरी अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो अपना बयानिया है, उसके ऊपर भी असर नौ गौर करना पड़ेगा उनको। और ये करना चाहिए मेरे ख्याल से, चाहे वो नवाज शरीफ साहब उसकी क़यादत करें किसी ऐसी मीटिंग की वर्चुअल टेलीविजन पे, या
जो सदर हैं पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, वो इस तरह की कोई इजलास बुलाएं। अच्छा, तो ये गौर तो उनको करना पड़ेगा, इसलिए कि अब ये तय होना बाकी है कि उनका बयानिया जो है उसको पजीराई मिल रही है या अवामुन नास ने उसे ग्रास रूट लेवल पे रिजेक्ट कर दिया है। ये आने वाले वक्त में उनके क्या फैसले होते हैं, किस तरीके से वो हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहते तो हैं, क्या वो चला पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर पार्टी के अंदर हम सुन रहे हैं कि इख्तलाफात हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एहतजाजी तरीके के हवाले से बुखारी साहब ऐसी बात पेश करें कि एहतजाज भी इख्तियार किया जा सकता है, तो जो एहतजाज की सूरत है इसमें आप क्या देख रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकती हैं और क्या ये एक ही बयानिया अपना सकती हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि अपोजिशन को हाथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, अपोजिशन मुतहद होकर इकट्ठी होकर ही हुकूमत के खिलाफ इफेक्टिव कैंपेन चला सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि पीडीएम के हिस्से बखरे करने के बाद क्या पीडीएम की बाकी जमातें उनके ऊपर एतबार करने के लिए आमादा हैं कि नहीं, वो पीपल्स पार्टी को अब इतना क्रेडिबल समझेंगी कि नहीं कि उनके साथ मिलकर कोई कैंपेन चलाई जाए। ये मुझे यूं लगता है कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो पीडीएम के तोड़ने के फैसले पर अब परेशान हैं, क्योंकि उनका जो ख्याल था कि ऐसा करने से उनके कोई मसाइल हल हो जाएंगे उनके खिलाफ या उनकी क़यादत के खिलाफ केसेस वोसेस खत्म हो जाएंगे, वो तो हुआ नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बिलावल साहब फिर वापस रुख कर रहे हैं पीडीएम की तरफ, ताकि एक मुतज़्ज़ा इफेक्टिव तहरीक चलाई जाए। लेकिन बुखारी साहब, सवाल तो ये भी है कि क्या पीडीएम के पास या अपोजिशन के पास, खासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कुछ सॉलिड ग्राउंड मौजूद है एहतजाज करने के लिए? किस ग्राउंड पे वो एहतजाज करना चाह रहे हैं? वो तो सारी सियासी चीज़ें हैं। अब जब तक अवामी मामलात नहीं जोड़े जाएंगे तो फिर एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? अवाम निकलेंगे बाहर? देखिए, पीएमएल ने तो कहा है कि जी इलेक्शन में जिस किस्म की धांधली हुई है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और सियालकोट के इलेक्शन में भी, उसके खिलाफ हम कैंपेन चलाएं जी, अगर यानी एक तहरीक चलाएंगे। अगर तो वो इस तहरीक को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चलाना चाहते हैं या चलाएंगे तो शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक इफेक्टिव तहरीक चला सके। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अलहदा एहतजाज करती रहे, पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं वो अलहदा एहतजाज करती रहे, पीएमएलएन जो है वो इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ अलहदा कैंपेन करे, तो इससे वो इम्पैक्ट नहीं बन पाएगा जिससे हुकूमत डरे या हुकूमत हिल जाए। तो मेरा ख्याल यही है कि जिस तरह से आज बिलावल जरदारी साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, तमाम बड़ी जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप को मिल बैठ के कोई एक फैसला करना चाहिए, ताकि जो तहरीक चले वो एक प्लेटफॉर्म से चले और उसमें दिल जमई के साथ सारी पार्टियां जो है वो हिस्सा लें। अगर अलग-अलग ये सारी यानी किया जा रहा है, पता नहीं ये ख्वाहिशात जो हैं वो कोई रंग लगाती दिखाई देती हैं कि नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आप सबसे बड़े पाकिस्तान साहब बने। और हम सब अब बातें तो ऐसे इस तरह की गर्दिश करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इस तरह की नहीं है, मुख्तलिफ है। देखना ये भी तो होगा कि अगर आप कोई एहतजाज करना चाह रहे हैं, कोई तहरीक चलाना चाह रहे हैं, कोई कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसका आवाम से कितना ताल्लुक है, सॉलिड हो ना कोई चीज़, सॉलिड ग्राउंड मौजूद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे इकरा, हम बात करेंगे, हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, कुछ कहा जा रहा है कि अलामात मुख्तलिफ है, कुछ कहा जा रहा है किसकी ट्रांसमिशन बहुत जल्दी से हो जाती है, एक से जो है 5-7 लोगों को बहुत जल्दी से लग जाता है। तो इसके बारे में जानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि आपको कैसे पता लगे कि ये डेल्टा वेरिएंट। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह की बातें हो रही, तेज़ी से फैलने वाले कोरोना डेल्टा की हो रही हैं, और जो ये किस्म है कोविड की, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी कहा जा रहा है। तो साइंसदानों का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट जो है किसी शख्स पर हमलावर होता है तो ये तेज़ी से अपनी किस्में जो है बनाता है, और जो बिल्कुल ऐसे ही है, और जो वायरस है इसके तेज़ी से फैलने की वजह भी यही चीज़ें बनती है। अच्छा, माहिरीन को तहकीक से ये भी पता चला है कि अब डेल्टा वेरिएंट से मुतासरा लोगों पर वायरस की गुज़श्ता किस्म के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा असर हो रहा है, और इस वेरिएंट से मुतासरा लोगों में अलामात ज़ाहिर होने का वक्त बहुत ज़्यादा कम हो गया। अच्छा, यानी कि अगर कोई भी शख्स डेल्टा वेरिएंट से मुतासर होता है तो उसमें इन्फेक्शन से पहले बुखार और खांसी से अलामात ज़ाहिर होने में सिर्फ 4 दिन लगते हैं, और इतना कम टाइम। देखो ना कि हम ट्रांसमिशन की जब बात कर रहे हैं, हम बात करें कि जल्दी जल्दी ये फैलना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी कराची के हवाले से ख़ास तौर पे बात की है कि जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा डेल्टा वेरिएंट के हवाले से, पहले आपको वो सुना देते हैं। डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का हाल है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो खान
के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव, और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, ये कम से कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में, एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए, और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए और ये बिल्कुल आपने सुना, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये एडिशन नहीं हो रही होती है, मतलब कि बड़ी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसकी इकसाम इसकी जो किस्म है वो किस तरह से मुख्तलिफ है जो दीगर इकसाम है, और अलामात किस तरह से मुख्तलिफ हैं? देखिए जी, कोरोना एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस जो है ख़ासकर इतने बड़े साइज़ की, उसकी तब्दीलियाँ उसमें आती रहती हैं। वायरस में वेरिएशंस भी आती हैं उसके आरएनए में, और साथ उसकी म्यूटेशंस भी आती हैं। ठीक है। और उसकी वजह से वो अपनी साख्त बदलती रहती है, और जब वो साख्त बदलती है तो जाहिर है कि उसके एक तो लगाव में तेज़ी आ सकती है या कमी आ सकती है। डेल्टा वेरिएंट क्योंकि जो 2 किस्म की म्यूटेशंस हैं उनको मिला के बना, इसीलिए इसको डबल म्यूटेंट भी कहते हैं, और ये भारत से मंजर आम पे आया और इस वक्त 134 ममालिक में है। और ये इसकी स्पाइक प्रोटीन यानी जो उसके ऊपर कांटे हैं उनमें तब्दीलियां आई हैं, और उनकी वजह से ये जो तब्दीलियों आने की वजह से जो इसके लगने की एक इंसान से दूसरे को अहलियत है वो 2 से 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये बच्चों को भी लग रही है। और अलामात भी इसकी किसी हद तक तब्दीली आई है कि अब इसमें गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम या सूंघने की जो आपकी ताकत है वो ख़त्म होने के इतने चांसेस नहीं होते। ये फेफड़े को अफेक्ट करती है, और इसमें खांसी का थोड़ा सा आपकी होती है, लेकिन ज़्यादा सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेफड़े को पहले जो थे ओरिजिनल जो हमारी कोविड-19 की वायरस थी वो तकरीबन उसका चांस था तकरीबन 9% के वो फेफड़ों को अफेक्ट करती है। इसका तकरीबन 25 से 28% चांस है कि ये फेफड़ों को अफेक्ट करेगी और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाएगी, और इसीलिए इसकी विरुलेंस भी ज़्यादा समझी जा रही है। बातें ऐसे भी गर्दिश कर रही हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है इसके खिलाफ जो वैक्सीन है कुछ वो करामद नहीं है, मौसर नहीं हो रही, लेकिन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं अब कोरोना की वैक्सीनेशन, आप क्या समझते हैं वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ मौसर है? देखें, तमाम वैक्सीन जो हैं वो ओवर द टाइम जो इसमें म्यूटेशंस आती हैं या वेरिएशंस आती हैं वायरस में, तो उनकी एफिकेसी थोड़ी बहुत कम ज़रूर होती है। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि जो भी पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही हैं उनकी इतनी ज़्यादा एफिकेसी कम नहीं हुई। डेफिनेटली थोड़ी सी इफ़ेक्ट हुई है कि अगर हमारी 100 सी एफिकेसी तो वो शायद 90 के करीब रह गई है, जो कि अभी भी काफ़ी है इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका वाहिद हल यही है कि हम जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, चाहे साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैंसाइनो है, मॉडर्ना है या फाइज़र है। फाइज़र की एक स्टडी आई है जिसमें देखा गया है कि किसी हद तक उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हुई है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट, ये इज़राइल में स्टडी हुई है। लेकिन बाकी तमाम जो वैक्सीन्स हमारे मुशाहिदे में हैं, और ख़ासकर जो एक वैक्सीन का हम तजर्बा कर रहे हैं जो ZF2001 है एनहुई की, उसको देखा गया है, वो 3 डोजेज़ की वैक्सीन है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हमने पाई है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। ठीक, साहब ये भी बता दीजिएगा, अब बात ये भी हो रही है, सवालात हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं कि जो वेरिएंट्स हैं मुख्तलिफ, ये आने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या इस हवाले से कुछ कहा जा सकता है, या फिर वेरिएंट्स तो आते रहेंगे क्योंकि वायरस जो है वो म्यूटेट होता रहेगा, और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना सर कितना ज़रूरी है और कितना वक्त लग जाएगा?
बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, इसका पार्टिकल बहुत बड़ा है और इसकी 39,000 म्यूटेशंस हो सकती हैं, यानी कि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस जो हैं वो 39,000 के करीब है और वेरिएशंस तो शायद इससे भी ज़्यादा आ सकती हैं इसके आरएनए में। तो इसलिए देखें, इसको तो म्यूटेट करने या इसमें अपनी वेरिएशन आने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो उसके हुक्म से ये रुक सकती है और उसके लिए हम सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अगर इसकी अहलियत डबल कर ली या 3 गुना इसने कर ली एक से दूसरे को लगने की, तो एहतियाती तदाबीर उतने गुना ही हम बढ़ा लें। लेकिन फैक्ट ये है पाकिस्तान में कि हमने जैसे ही इसने म्यूटेट किया, जैसे ही इसमें वेरिएशन आई आरएनए में, हमने एहतियाती तदाबीर कम कर दी और उसका नतीजा अब आपके सामने है कि ये दोबारा जिसको हम चौथी वेव कह रहे हैं वो बड़ी वेंजेंस के साथ आ रही है और ख़ासकर कराची, सिंध में और अब बाकी दीगर पूरे मुल्क में ये फैलने का बहुत ख़दशा है और दिन ब दिन केसेस भी बढ़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली शरह अमवात भी बढ़ने का ख़तरा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन तो ज़रूर फौरी तौर पे जिन्होंने नहीं लगवाई वो फौरी तौर पे लगवाएं, जिन्होंने आधी लगाई है यानी 1 डोज़ लगवाई है वो फ़ौरन दूसरी डोज़ लगवाएं। और लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये ना समझें कि वो महफूज हैं, 100% कोई भी नहीं महफूज। अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर जारी रखें और फिर ही इससे बचाव मुमकिन होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये समझना कि ये जब कम होती है तो हम ये समझने लग पड़ते हैं कि ये वायरस ख़त्म हो गई है, ये एक बड़ी नासमझी की चीज़ है। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आपने हमें बताया कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो किस तरह से जो दीगर वेरिएंट्स हैं उनसे मुख्तलिफ है और ज़्यादा ख़तरनाक है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है। अच्छा, मौसम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम जो है अभी जिस तरह से पहले तो कहा गया था कि 31 तक चलेगा सिलसिला, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हमजा 2-3 दिन हो गए बारिश नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज से कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मंगल के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में मज़ीद मानसून बारिशों की जो है उम्मीद है, ये पेशगोई भी की गई है। तो बात कर लेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मानसून का स्पेल चल रहा था उसमें कोई अभी चल ही रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं है, लेकिन कुछ वक्फा जैसे आज दिन के औकात में इतनी नहीं होगी, लेकिन शाम के और रात में फिर बारिश है। अच्छा। तो कल एडवाइजरी दोबारा से इशू की गई थी जो संडे से लेके ट्यूसडे तक, यानी एतवार से मंगल तक और किसी किसी एरिया में बुध तक ये चलेगा सिलसिला बारिशों का। ऐसे ही कहीं पर तेज़ बारिश और कहीं पर ज़्यादा दरमियानी बारिश और इस तरह से। ठीक है सरदार सरफराज साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि अगर बात कर ली जाए कराची की, बात कर ली जाए ख़ास तौर पे कराची में कैसा रहेगा। अब इस्लामाबाद का भी हमें बताइएगा कि उसके लिए कोई दोबारा अलर्ट तो नहीं आया अभी तक? जी सरदार सरफराज साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। अच्छा, कराची के लिए पूछा है। कराची में कोई तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है अगले चंद दिन तक। मौसम यहाँ पर आजकल वैसे तो बहुत अच्छा मौसम है, क्लाउडी वेदर रहता है और साथ में तेज़ हवाएं भी चलती रहती हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होती है। रात भी ये सिलसिला रहा वक्फे से और अगले चंद दिन तक भी ऐसा ही मौसम है इधर। और आजकल कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर आपने देखा होगा 30-31 से ज़्यादा नहीं जा रहा और उस लिहाज से यहाँ बहुत अच्छा मौसम है और तेज़ बारिश का कराची में इम्कान नहीं है। अलबत्ता ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास और बदीन डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं होगी। ये 2 और 3 अगस्त को इम्कान है वहाँ पर, 3 अगस्त को, फिर 4 को, इस तरह से वक्फे से। तो वो भी कोई बहुत तेज़ स्पेल नहीं है, लेकिन जनरली मॉडरेट है। कहीं कहीं और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अच्छी बारिश दोबारा से मुतवक्के है इधर सिंध में। जी ठीक है, यानी कि बारिशें जो हैं अभी थोड़ी सी मुतवक्के हो क्या कहा आपने। इस तरह बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ सुबह सवेर पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमजा, यानी कि वीकेंड जो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बारिशें होंगी। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।